हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट साथी। जैसे कि हम सब लोगों ने कल की क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर और उनको इजी वे में समझा था विद आर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से हम आज की क्लास में भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, और हम उन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ईजी वे में समझेंगे और अपनी प्रिपरेशन को हम ईजी बनाएंगे। देखिए, ये जो सीरीज़ चलाई गई है, अभ्यास सीरीज़, ये इसीलिए चलाई गई है ताकि आप लोगों का जो भी इंडियन पॉलिटी में जो भी डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, वो क्वेश्चंस आगे जाके एग्जाम में बिल्कुल भी गलत ना हो आपके। ऑलराइट, सो हमें इस सीरीज़ में जुड़े रहना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहने हैं। ऑलराइट, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपको आज का जो सेशन होने वाला है, आज की जो क्लास होने वाली है, वो क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मैं आपके लिए वो टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो यूपीपीसीएस, यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार ये टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी विधेयक पर मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लागू किया जा सकता है। हालांकि संयुक्त बैठक की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रावधान द्वारा शासित होती है? द प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन बी इन्वोक्ड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस ऑन अ बिल। हाउएवर द प्रोसीजर फॉर अ जॉइंट सिटिंग इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। अब जॉइंट सिटिंग के बारे में पूछ रहा है। जॉइंट सिटिंग कब होती है? जॉइंट सिटिंग तब होती है जब एक बिल है और बिल पे क्या हुआ कि एक हाउस ने बिल पास कर दिया और दूसरे हाउस ने बिल पास नहीं करा, या बिल को पेंडिंग रख रखा है, बिल और बता भी नहीं रहे कि क्यों पेंडिंग रखा हुआ है। ठीक है, बस मान लीजिए लोकसभा से बिल पास हो गया, अब वो राज्यसभा में गया है, तो राज्यसभा बिल पास नहीं कर रही है, तो एक डेडलॉक क्रिएट हो जाती है। ठीक है, या राज्यसभा ने बिल रिजेक्ट कर दिया, अब क्या हुआ, डेडलॉक क्रिएट हो गई। या फिर एक सिचुएशन और है कि 6 महीने के बाद भी बिल नहीं दिया गया है, तो डेडलॉक क्रिएट हो जाएगी। तो उस केस में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है, जहां पे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को प्रेसिडेंट बुलाते हैं, समन करते हैं, और उस मीटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑलराइट, सो जॉइंट सिटिंग ऑफ both the houses of parliament। जॉइंट सिटिंग हमें कौन से आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है? ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, अंडर विच आर्टिकल 108 में हमें जॉइंट सिटिंग का पता चलता है। एंड दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी टू रिजॉल्व डेडलॉक ऑन अ बिल। ओके, अब डेडलॉक कब क्रिएट होगी? डेडलॉक 3 सिचुएशन में क्रिएट होती है। व्हेन if bill passed by one house but अगर बिल एक हाउस ने पास कर दिया है और दूसरे हाउस ने क्या किया है? रिजेक्ट कर दिया है। तो एक हाउस ने पास कर दिया बट रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, तब डेडलॉक क्रिएट हो जाएगी। तब एक डेडलॉक क्रिएट होगी जॉइंट सिटिंग की, मतलब जॉइंट सिटिंग करने का एक प्रोविजन क्रिएट होगा, या फिर डेडलॉक क्रिएट होगी बिल्स पे। सेकंड क्या है कि जब बिल मोर देन 6 मंथ्स के लिए रखा हो, मतलब बिल पेंडिंग या फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ओके, तब एक डेडलॉक क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन से बिल की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी एंड फाइनेंस बिल की बात। ये हम मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता है। जॉइंट सिटिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल पे एंड
फाइनेंस बिल पे ही हो सकती है। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो होंगे, प्रेसिडेंट समन, मतलब कि प्रेसिडेंट बुलाएंगे जॉइंट सिटिंग। ओके, और प्रिजाइड कौन करेगा? प्रिजाइड कौन करेगा? प्रिजाइड करेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखो एस्पिरेंट्स, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं। जैसे कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ऐसे ही स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, लेकिन स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास 2 एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। क्या? पहली है कि वो लोकसभा, जब जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है, जॉइंट सिटिंग होती है, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के स्पीकर ही प्रिजाइड करते हैं। अगर उनकी एब्सेंस है या वो एब्सेंट है, वो अपनी जगह पे नहीं है किसी कारण की वजह से, तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिजाइड करेंगे। अगर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी प्रेजेंट नहीं है तो वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा करेंगे। ओके, और अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर कौन प्रिजाइड करेगा? वो प्रिजाइड करेगा जो कि जॉइंट सिटिंग के मेंबर्स जिसे बोलेंगे वो प्रिजाइड करेगा। ऑलराइट, तो एक पावर ये होती है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड करते हैं। दूसरी पावर क्या है स्पीकर ऑफ द लोकसभा की, कि वो बताएंगे कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल नहीं है। ऑलराइट, ये पावर चेयरमैन के पास नहीं होती राज्यसभा के। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? ओके, the provision for a joint sitting of both the houses of parliament can be invoked to resolve the differences on a bill. However, the procedure for joint sitting is governed by which of the following provisions? The President of India calls for the joint sitting. भारत के राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। The Speaker of the Lok Sabha presides over the joint sitting. अब मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट बुलाते हैं, प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर द जॉइंट सिटिंग, तो हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो दिस इज करेक्ट। स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग। यस, स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के वो प्रिजाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तीसरा कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग इफ द स्पीकर इज अनअवेलेबल। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर जॉइंट सिटिंग में, जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड कौन करता है? प्रिजाइड, इट प्रिजाइड्स बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, अगर इफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज एब्सेंट, ठीक है, इन हिज एब्सेंस, in absence of Lok Sabha speaker, then deputy speaker will preside। अब मान लीजिए डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, ठीक है, अब कौन प्रिजाइड करेगा? अब कौन बैठेगा? तो अब कौन करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है तो कौन करेगा? मेंबर्स ऑफ जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग के जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे, विल डिसाइड। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज क्या है यहाँ पर कि आपने देखा कि अगर स्पीकर वैसे तो स्पीकर ही प्रिजाइड करेंगे, अगर लोकसभा के स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो कौन करेंगे? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ पे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्यों नहीं कर रहे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो क्या है? ही इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया के, तो वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, तो वो जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड नहीं कर सकते। इसलिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड नहीं करते। ऑलराइट, इसको आपको ध्यान रखना है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ इफ द स्पीकर इज अनअवेलेबल। इनकरेक्ट, नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है। तो अध्यक्ष के अनुपलब्ध होने पर भारत के उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। इनकरेक्ट। द जॉइंट सिटिंग कैन ओनली बी कॉल्ड आफ्टर अ बिल हैज बीन रिजेक्टेड बाय बोथ द हाउसेस। बोथ द हाउसेस, नो, दिस इज नॉट बोथ द हाउसेस। अगर एक हाउस भी अस्वीकार करता है या रिजेक्ट कर देता है बिल, तो हमारा जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन बन जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यस। वेट, आई थिंक ऑप्शंस आर, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, वेट, इसमें ऑप्शंस गलत दे रखे हैं आई थिंक। The Speaker of the Lok Sabha presides over the joint sitting. Yes, Vice President. The joint sitting can only be called after a bill has been rejected by both the houses. तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर हमने हटाया तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, सेकंड भी कर लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट लग रही है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे बोथ द हाउसेस रिजेक्ट नहीं करेंगे, एक हाउस रिजेक्ट करेगा तब हमारी सिटिंग होगी। ओके, मतलब कोई भी हाउस रिजेक्ट कर सकता है। तो इसके ऑप्शंस यहाँ पे 1 and 2 होते, ये गलत आई थिंक मिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये गैर धन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में आयोजित किया जाता है। यदि संयुक्त बैठक इसे मंजूरी दे देती है तो विधेयक को पारित माना जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अगेन जॉइंट सिटिंग पे क्वेश्चन है, तो मैंने आपको जॉइंट सिटिंग अच्छे से बता दिया। अब देखो, इट इज हेल्ड इन केस ऑफ अ डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेज ओवर अ नॉन मनी बिल। यस, नॉन मनी बिल मतलब कि जिसमें मनी बिल के प्रोविजंस ना हो। मैंने बताया था कि जॉइंट सिटिंग जो है 2 बिल्स पे हो सकती है, एक तो ऑर्डिनरी बिल पे, ठीक है, जब ऑर्डिनरी बिल की बात चल रही है, दूसरा था हमारा फाइनेंस बिल। लास्ट क्लास में मैंने आपको फाइनेंस बिल के बारे में भी बताया था। तो फाइनेंस बिल और मनी बिल, इन दोनों पे जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता है। ऑलराइट, तो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड कह रहा है द बिल इज कंसिडर्ड एज पास्ड इफ द जॉइंट सिटिंग अप्रूव्स इट। बिल इज कंसिडर्ड एज पास इफ द जॉइंट सिटिंग अप्रूव्स इट। यस, करेक्ट। अगर जॉइंट सिटिंग में बैठ के यदि संयुक्त बैठक इसे मंजूरी दे देती है तो विधेयक को पारित माना जाता है। हाँ, अगर जॉइंट सिटिंग में बिल अप्रूव हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है बिल। ओके, जॉइंट सिटिंग कैन बी कन्वीन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज क्या है कि प्रेसिडेंट यूनियन कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मर्जी से नहीं कराते हैं जॉइंट सिटिंग, वो अपनी उनकी खुद की डिस्क्रिशन होती है इसमें। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में केंद्रीय बजट पेश करने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है या सही है? Which of the following is correct regarding the process of presenting the union budget in India? अब बजट पे मैंने कल भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था, जल्दी से मेरे को क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर मार्क करो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन बजट इन इंडिया,
द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन टू पार्ट्स, railway budget and the general budget. The union budget is first presented in the Lok Sabha, then sent to the Rajya Sabha for approval. The finance minister is required to get the approval of the union cabinet before presenting the budget in the parliament. The budget cannot be modified by the parliament except for minor adjustments. Select the correct answer using the codes below. अब देखो एक बार हिंदी में हम अपने ऑप्शंस पढ़ते हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपना आंसर मार्क करेंगे। केंद्रीय बजट को दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है, रेलवे बजट और आम बजट। केंद्रीय बजट पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और फिर मंजूरी के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। वित्त मंत्री को संसद में बजट पेश करने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना आवश्यक है। मामूली समायोजनों को छोड़कर बजट को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। ओके, तो पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले क्या होता था, बिफोर देखो टिल 2017 हमारा बजट जो होता था, बजट दो उसमें होता था इंट्रोड्यूस। एक होता था रेलवे बजट, ठीक है, और एक होता था जनरल बजट। जनरल बजट, अब ये रेलवे बजट और जनरल बजट ना दोनों अलग अलग इंट्रोड्यूस किए जाते थे दो पार्ट्स में। ये रेलवे बजट और जनरल बजट जो आया था, बजट को जो सेपरेट किया गया था, इट वाज सेपरेटेड ऑन द recommendation ऑफ एक्वर्थ कमेटी बैठी थी एक, एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशंस पे इसको अलग किया गया था, अलग अलग कर दिया गया था 1924 में। ओके, 1921 में बैठी थी और 1924 में इसको अलग कर दिया गया था एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन से। तो सेपरेट बजट इंट्रोड्यूस करते थे हम 2017 तक। 2017 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आफ्टर 2017 रेलवे बजट और वेट, द बोर्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, यस, ओके, सो रेलवे बजट एंड जनरल बजट को मर्ज कर दिया था, ठीक है, और इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया था, एक यूनियन बजट, जिसे हम आज यूनियन बजट बोलते हैं। इसको मर्ज करके क्या बना दिया था, यूनियन बजट। ओके, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन टू पार्ट्स, नो दिस इज इनकरेक्ट। यूनियन बजट सिर्फ एक ही उसमें इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज यूनियन बजट। पहले होता था रेलवे और जनरल बजट, बट अब वो डिसकंटिन्यू हो गया है। द यूनियन बजट इज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द लोकसभा देन सेंट टू द राज्यसभा फॉर अप्रूवल। यस, पहले यूनियन बजट जो है वो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, फिर वो राज्यसभा के पास जाता है। द फाइनेंस मिनिस्टर रिक्वायर्ड to get the approval of the union cabinet before presenting budget in the parliament. Yes, correct. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को कैबिनेट की सहमति चाहिए होती है बजट को इंट्रोड्यूस करने से पहले, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ कह रहा है बजट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय पार्लियामेंट फॉर एक्सेप्ट फॉर माइनर एडजस्टमेंट्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि बजट में चेंजेस किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनर एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं, मेजर चेंजेस भी किए जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विनियोग विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एप्रोप्रिएशन बिल। अब एप्रोप्रिएशन बिल की बात चल रही है यहाँ पर। तो एप्रोप्रिएशन बिल क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल बेसिकली हमें जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो बजट के बाद जब डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं, तो डिमांड फॉर ग्रांट्स को मतलब कि पैसे लेने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को पैसे अलॉट किए जाते हैं कि आपको इतना पैसा दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इतना पैसा दिया है। तो जब उनके पास जो पैसा आता है तो उन्हें पहले बिल अप्रूव कराना पड़ता है, अप्रोप्रिएशन बिल जिसे हम कहते हैं। तो जब अप्रोप्रिएशन बिल पार्लियामेंट में अप्रूव होता है तब वो पैसा अकाउंट में आता है। तो appropriation bill, it is a bill introduced to seek parliament's approval for the expenditure specified in the union budget. The appropriation bill must be passed by both the houses before the government can incur any expenditure. Appropriation bill is mandatory even if the budget has already been passed by the parliament. The bill is introduced in the Lok Sabha and needs approval from the Rajya Sabha as well. Select the correct answer. Correct answer बताना है। देखो आर्टिकल 114 क्या कहता है कि नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द consolidated fund of India except appropriation made by law। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एक एप्रोप्रिएशन बिल, जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा दोनों हाउसेज में, तब तक कि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, आर्टिकल 114 कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है। ओके, सो एप्रोप्रिएशन बिल must be passed by both the houses of parliament। दोनों हाउसेस पास करेंगे तब अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा। ओके, so yes, this is also correct and this is also correct. The bill is it is a bill introduced to seek parliament's approval for the expenditure specified in the union budget। हाँ, पार्लियामेंट का अप्रूवल ये केंद्रीय बजट में निर्देशित व्यय के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए पेश किया गया एक विधेयक है। करेक्ट। सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विनियोग विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। करेक्ट। The appropriation bill is mandatory even if the budget has already been passed by the parliament. Yes, appropriation bill is mandatory. विनियोग विधेयक अनिवार्य है भले ही बजट सांसद द्वारा पहले ही पारित कर दिया गया हो। This is also correct. appropriation bill लाना ज़रूरी है, पास कराना ज़रूरी है, चाहे यूनियन बजट पास हो गया हो, इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो, लेकिन एप्रोप्रिएशन बिल लाना ज़रूरी है। उसके बिना पैसे नहीं निकाल सकते आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ओके, नेक्स्ट, द बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड नीड्स अप्रूवल फ्रॉम द राज्यसभा एज वेल। यस, एप्रोप्रिएशन बिल दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए और लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और दोनों ही हाउसेस की मंजूरी ज़रूरी है। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2, 3 and 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संसदीय विदेश अधिकार की अवधारणा से सही ढंग से जुड़ा हुआ है? Which of the following are correctly associated with the concept of parliamentary privileges in India? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात चल रही है। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं
ठीक है, वेदर इट्स लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को कुछ पावर्स, कुछ प्रिविलेजेस, कुछ चीज़ें मिलती हैं ताकि वो जो काम कर रहे हैं वो स्मूथली उस काम को कर सकें। तो आर्टिकल 105 बात करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की। ओके, आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करता है, और कौन से? दोनों हाउसेस के, बोथ द हाउसेस, मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, मतलब जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है वो क्या करेगा कि वो स्टेटमेंट दे देगा कि आर्टिकल 105 मेंशंस द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या फिर जो भी, और वो कह देगा कि सिर्फ लोकसभा के मेंबर से डील करता है, राज्यसभा के मेंबर से डील नहीं करता। तो अब हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट्स को पहले अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि वो पूछ क्या रहा है और कहाँ पे उसने वो गैप छोड़ा है जहाँ पे हमको अच्छे से देखना है। ऑलराइट, तो parliamentary privileges are specifically mentioned in part, no, this is incorrect, it is mentioned in article 105 of the Constitution of India, so this is incorrect. A member of parliament is immune from any legal action for words spoken in parliament. Yes, MP जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास ये प्रिविलेज होता है कि वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, कोई भी केस नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस वो कुछ ऐसा गलत बाहर ना बोले। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में क्या है, पार्लियामेंट में अगर खड़े होकर आप डिबेट कर रहे हो और कुछ भी आप बोल रहे हो तो आपके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, कोई भी केस नहीं हो सकता। ओके, संसद सदस्य को संसद में बोले गए शब्दों के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई से छूट प्राप्त है। करेक्ट। Parliament has the power to arrest members for contempt or breach of privileges. Yes, Parliament के पास ये पावर है to arrest. Wait. God. These flies are making things. Okay. तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है टू कंटेम्प्ट, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, मतलब कि कोई भी सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हाउस की कोई बात मानने से मना कर दे, या स्पीकर की कोई बात मानने से मना कर दे, या चेयरमैन की बात मानने से मना कर दे, या फिर ऐसा कुछ कर दे जो कि रूल्स ऑफ हाउस में मेंशन है कि ये ब्रीच ऑफ हाउस होगा, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, प्रोसीडिंग्स चलेंगी, उसको इवन अरेस्ट भी कर लिया जा सकता है। ठीक है, वो जेल भी जा सकता है उसके लिए। अब ये कौन बताएगा कि उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलेंगी, या उसने ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट किया है, या उसने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को उसका उल्लंघन किया है? तो कौन बताएगा? ये बताएंगे स्पीकर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और अगर किसी भी मेंबर को अरेस्ट करना है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जो भी हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो बिना चेयरमैन और स्पीकर की मर्जी से अरेस्ट नहीं कर सकते। ओके, ऑलराइट, सो हमारा क्वेश्चन क्या था? यस, थर्ड स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अरेस्ट मेंबर्स फॉर कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। करेक्ट। फोर्थ कह रहा है पार्लियामेंट्स प्रिविलेज आर बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एक्सेप्ट इन केसेस हैव इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स। यस, अगर फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स
के केसेस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आके देख सकते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है। उसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। ओके, तो ये करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों को छोड़कर संसद के विशेष अधिकार अदालतों के अधिकार क्षेत्र से परे हैं। करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड एंड फोर्थ, सी इज करेक्ट। Okay, what is this happening? Wait. Next. ओके, सो भारत में संसदीय विशेष अधिकारों के प्रवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? Which of the following is true about the enforcement of parliamentary privileges in India? The Speaker of the Lok Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha can issue notices for breach of parliamentary privileges. लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं। मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि कौन जारी करता है? लोकसभा के स्पीकर एंड राज्यसभा के चेयरमैन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज द पावर टू डिसाइड ऑन मैटर्स ऑफ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के मैटर्स प्रेसिडेंट डील नहीं करेंगे, उसके कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट इनकरेक्ट। भारत के राष्ट्रपति संसदीय विशेष अधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। गलत, इनकरेक्ट। अब कह रहा है थर्ड, courts cannot intervene in the matters related to parliamentary privileges unless the breach affects the fundamental right. हाँ, अभी मैंने लास्ट स्टेटमेंट भी हमारी सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट थी, जिसमें मैंने बताया था कि कोर्ट्स कब तक इंक्वायरी नहीं कर सकते? जब तक कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो। ओके, तो ये करेक्ट है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड। ये बार बार क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस हैपनिंग? सॉरी गाइज, दिस इज ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Consider the following statements regarding the Public Accounts Committee of Indian Parliament. अब पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में हमें बताना है। स्टेटमेंट्स पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पढ़ा नहीं है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट की। फाइनेंशियल कमेटी के अंडर में आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब इस कमेटी का काम क्या है? दिस कमेटी ये चेक करती है कि जो एक्सपेंडिचर, जो पैसा खर्च हुआ है, to examine the audit and reports, to examine the annual audit and reports of the comptroller, to examine the annual to examine the annual audit and audit है, this is audit the annual reports of comptroller and auditor जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कैग जो रिपोर्ट देते हैं, कैग देते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैग देखते हैं। तो उसकी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो कौन देखते हैं?
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन करेंगे कि वो वेदर जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो दायरे में रह के किया गया है या नहीं किया गया है. कैग इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर of this committee. ओके, तो कैग को इस कमेटी का फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर भी कहा जाता है. अब ये कैग जो होते हैं, कैग इस कमेटी को असिस्ट करते हैं. ओके, कितने मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में? टोटल 22 मेंबर्स होते हैं टोटल. टोटल मेंबर्स 22, जिसमें से 15 लोकसभा से होंगे और 7 मेंबर्स हमारे राज्यसभा से होते हैं. ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी स्क्रूटिनाइजेस द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ. पीएससी भारत सरकार के खर्चों की जांच करती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये कानून के अनुसार हैं. हाँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मैंने अभी बताया कि वो देखती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो खर्चे करे हैं क्या वो लॉ के अंदर रह के करे हैं, कि क्या कोई मतलब बेकार का एक्सपेंडिचर तो नहीं हुआ है. ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड कह रहा है पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द लोकसभा. यस, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है? लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी है. सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. पीएससी लोकसभा की एक स्थायी समिति है. थर्ड कह रहा है द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मस्ट ऑलवेज बी द मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो चेयरमैन होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, जो चेयरमैन होंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो मेंबर ऑफ द लोकसभा, मीन्स इलेक्ट करेंगे उनको. मेंबर्स में से इलेक्ट करेंगे कौन? उनका इलेक्शन कैसे होगा? डेप्यूटी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन होगा. ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चेयरमैन है वो हमेशा ही रूलिंग पार्टी से हो, तो दिस इज इनकरेक्ट. पीएससी अध्यक्ष के अध्यक्ष हमेशा सत्तारूढ़ दल के सदस्य होना चाहिए. नो. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड, ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? Which of the following conditions must be fulfilled for a joint sitting of both the houses of parliament to be summoned? अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी बिल पे डेडलॉक क्रिएट हो जाती है, ठीक है, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कैसे डेडलॉक क्रिएट होती है. तो जब डेडलॉक क्रिएट हो जाती है किसी भी बिल पे, तो संसद को बुलाएंगे, अब दोनों सदनों को बुलाएंगे, मतलब लोकसभा राज्यसभा को मीटिंग के लिए बुलाएंगे प्रेसिडेंट. तो क्या वो रहता है, कंडीशंस क्या होंगी? अब बिल मस्ट हैव बीन रिजेक्टेड बाय बोथ द हाउसेस. क्या दोनों हाउसेस ने रिजेक्ट करा हो तब जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है? नहीं, आइदर हाउस, मतलब कि एक हाउस करेगा तब. ठीक है, एक विधेयक को दोनों सदनों द्वारा स्वीकार कर दिया गया होगा. नो, इनकरेक्ट. अ बिल मस्ट बी अंडर डिस्प्यूट फॉर 6 months. अंडर डिस्प्यूट फॉर 6 months मतलब 6 महीने तक डिस्प्यूट चल रही है, नहीं, 6 महीने के बाद तक अगर पेंडिंग रखा हुआ है तो डेडलॉक क्रिएट होगी. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला. थर्ड कह रहा है बिल मस्ट हैव बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड रिजेक्टेड बाय द अदर. इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये वाला देखते हैं. बिल मस्ट बी अंडर कंसिडरेशन फॉर मोर देन 6 months. यस, ओके, सो एक हाउस ने बिल पास करा है और दूसरे हाउस ने बिल रिजेक्ट कर दिया है, तो तब डेडलॉक की क्रिएशन होगी. ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी. एक विधेयक को एक सदन द्वारा पारित किया जाना चाहिए और दूसरे द्वारा अस्वीकार कर देना चाहिए. तो ये बेसिक कंडीशन है जो कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन मतलब एक मैंडेटरी हो जाता है कि अब जॉइंट सिटिंग होनी ज़रूरी है. कौन कौन से बिल पे? ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंस बिल.
मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इज आउटलाइंड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? विच पार्ट नहीं होगा, दिस मस्ट बी एंड विच आर्टिकल। ये ऑप्शंस आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बजट जो होता है, बजट इन इज प्रेजेंटेड इन आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि किस नाम से होता है? बजट वर्ड कहीं पे भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। हमें क्या देखने के लिए मिलता है बजट की जगह? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑप्शंस इनकरेक्ट है, तो हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? इलेक्शन कमीशन की बात चल रही है। इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं? इलेक्शन कमीशन हमें देखने के लिए मिलता है, इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों कह रहे हैं हम इन्हें? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है ये? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अंडर आर्टिकल 324। ओके, कितने इलेक्शन कमीशन होते हैं? 1 चीफ इलेक्शन कमीशन and 2 other इलेक्शन कमीशंस। एक चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे और दो अदर इलेक्शन कमीशंस होंगे उनको असिस्ट करने के लिए, लेकिन तीनों की जो राय होगी वो सहमति से होगी। ओके, उनका जो डिसीजन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C 3। चलिए नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल है। द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका टेन्योर मतलब उनकी सर्विस टाइम क्या है, कितने टाइम तक वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं या कितने टाइम का उन्हें ड्यूटी मिलती है। ठीक है, तो 3 years, 4 years, 5 years एंड 6 years until the age of 65 year whichever is earlier। अब आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी, अपना आंसर मार्क कीजिए, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, सोचिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ओके, देखो 3 years इनकरेक्ट है, 4 years इज ऑल्सो इनकरेक्ट, 5 years इज ऑल्सो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 साल। 6 साल का उनके पास टाइम होता है, सर्विस टेन्योर उनका होता है। या फिर अगर वो 65 years के हो जाएं, 6 साल से पहले ही अगर वो 65 years के हो जाएंगे तो उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा, या फिर उन्होंने अभी वो 65 के नहीं हुए हैं तो वो 6 years का पूरी अपनी सर्विस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। इलेक्शन कमीशन की जो सर्विस टेन्योर रहता है वो 6 साल का रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन प्रदान किया जाता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज प्रोवाइडेड? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। अब ये शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं? देखिए, शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज को हमारे संविधान में क्यों रखा गया, क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि जो ट्राइब्स होती हैं वो एरियाज होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जहाँ पे ट्राइब्स की पॉपुलेशन, जहाँ पे जनजातीय लोग रहते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, उनका कल्चर, उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से, हमारे कल्चर से बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या कहा है कि
शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कल्चर को, उनकी इकोनॉमी को प्रिजर्व रखने के लिए उनको एक अलग से गवर्नेंस दिया जाता है। ऑलराइट, सो ये कौन से आर्टिकल में हमें पता चलता है? आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 ए, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 नहीं है क्योंकि आर्टिकल 368 में हमने पढ़ा था पार्ट 2, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हमें पता चलता है आर्टिकल 244 इन पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, पार्ट 10 में हमें पता चलेगा अंडर आर्टिकल 244, जिसमें ये बताता है शेड्यूल्ड एरियाज वो एरियाज हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है। अब इसमें 2 शेड्यूल ऐड किए गए थे हमारे संविधान में। कौन से हैं वो 2 शेड्यूल जो शेड्यूल्ड एरियाज की बात करते हैं? एक है 5th शेड्यूल और एक है 6th शेड्यूल। 5th शेड्यूल फिफ्थ एंड 6th शेड्यूल बात करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज की। अब 5th शेड्यूल में कौन से, 5th शेड्यूल में 5th शेड्यूल जो डील करता है वो कौन सी स्टेट से डील करता है? 5th शेड्यूल में सारी स्टेट्स आ जाएंगी जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है। ऑल दी स्टेट्स, all the states of tribal population except in 4 states। अब वो 4 स्टेट्स को छोड़ के कौन कौन सी 4 स्टेट्स हैं वो? असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। अब देखो 5th शेड्यूल जो डील करता है वो सारी स्टेट जहाँ पे भी, जिस भी स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन होगी तो वो 5th शेड्यूल से गवर्न होगा। लेकिन 4 स्टेट्स को छोड़ के कौन कौन सी स्टेट्स होती है वो? असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। अब ये जो 4 स्टेट्स हैं ये, इनसे कौन डील करता है? 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में इन 4 स्टेट्स की बात है। ओके, तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, आर्टिकल 244। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो भारत के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। अब हमें शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है, ठीक है? तो प्रेसिडेंट में डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरियाज। द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज स्पेशल पावर्स इन शेड्यूल्ड एरियाज including the power to make law specific to such areas. In scheduled areas, the laws made by parliament and state legislatures automatically applies without modification. Okay, so the administration of scheduled areas in a state is carried out by the union government. Select the correct answer using the codes given below. अब आप अपने आंसर मार्क कीजिए जल्दी, और फिर मैं देखूंगी किसने कमेंट किया था इस क्वेश्चन पे। जल्दी अपने आंसर्स मार्क कीजिए, ठीक है? देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है प्रेसिडेंट में डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरियाज। यस, दिस इज करेक्ट। प्रेसिडेंट को गवर्नर से कंसल्ट करना होगा, कंसल्टेशन लेनी होगी, ठीक है? तो गवर्नर की कंसल्टेशन लेनी इसमें ज़रूरी है, गवर्नर की कंसल्टेशन। लेकिन जो गवर्नर कंसल्ट करेंगे दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ओके, so president may declare any area scheduled areas, this is correct. The governor of a state has special powers in scheduled areas including the power to make law specific to such areas. गवर्नर के पास ये पावर है, स्पेशल पावर्स हैं। यस,
गवर्नर के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट में, स्पेशल पावर है शेड्यूल्ड एरियाज में। अगर शेड्यूल्ड एरियाज की बात चल रही है तो गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के जो गवर्नर होंगे उनके पास पावर है, स्पेशल पावर्स हैं। उनके पास ये भी पावर है कि उस स्टेट में ये बताएंगे कि कौन सी लॉ पार्लियामेंट की या स्टेट की अप्लाई होगी या नहीं होगी, या फिर मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई होगी। ऑलराइट, so this is also correct. The scheduled areas, the laws made by parliament and the state legislature automatically applies without modification. No. ये कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून बिना किसी संशोधन स्वतः लागू होते हैं। मतलब कि जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहाँ की पॉपुलेशन ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ, तो वहाँ पे कोई भी एक्ट पार्लियामेंट का बन रहा है तो वो कुछ मॉडिफिकेशंस या कुछ चेंजेस के साथ अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि विदाउट मॉडिफिकेशन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। चौथा, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन अ स्टेट इज कैरिड आउट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। देखिए इसका ये पार्टली ट्रू है और पार्टली अनट्रू, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो यूनियन गवर्नमेंट नहीं करती है, ऑल्दो बट उसके अंदर में हम देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आते हैं और गवर्नर भी आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। तो हम देखेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट मोस्टली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नेंस कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट ही गवर्नेंस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नर का भी काफ़ी हद तक रोल है। तो गवर्नर तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। ओके, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध प्रशासन से है। द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। अभी मैंने आपको 6th शेड्यूल के बारे में बताया था। 6th शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, शेड्यूल्ड एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित क्षेत्र। अभी क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में कराया था, अपना आंसर आप मार्क कर लेना। शेड्यूल्ड एरियाज 6th शेड्यूल में कौन सा आता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज इनकरेक्ट, बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 6th शेड्यूल में क्या बात होती है? 6th शेड्यूल में मैंने अभी बताया था आपको यहाँ, यस 6th शेड्यूल में हम असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा से डील करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के तहत भारत संघ की राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is correct regarding the official languages of the Union of India under the Constitution? अब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात चल रही है, तो हिंदी इज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। क्या हिंदी जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया की सोल ऑफिशियल लैंग्वेज है? द यूनियन गवर्नमेंट कैन यूज इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पजेज ओनली फॉर 15 years आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ 15 साल के लिए ही यूज़ कर सकते थे इंग्लिश, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उससे 15 साल तक ही वो कर सकते थे, उसके बाद वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द यूज ऑफ हिंदी इज मैंडेटरी। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन एंड द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यूज इंडेफिनिटली। हिंदी संघ की एकमात्र आधिकारिक, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। हिंदी भारत संघ की एकमात्र आधिकारिक भाषा है। दूसरा, केंद्र सरकार संविधान के लागू होने के बाद केवल 15 वर्षों तक आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी का उपयोग कर सकती है। तीसरा, अंग्रेजी भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा है और हिंदी का उपयोग अनिवार्य है। चौथा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं और अंग्रेजी का उपयोग अनिश्चित काल तक जारी है। तो देखिए, इंग्लिश और हिंदी आर्टिकल
343 में हमें पता चलता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन। ठीक है, अब इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था कि हिंदी यूज करी जाएगी, हिंदी, हिंदी यूज करी जाएगी फॉर द ऑफिशियल पर्पस। ओके, स्टेट दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। ओके, हिंदी का यूज किया जाएगा, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन भी कहेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर थी कि वो 15 साल तक जो इंग्लिश चलाने का जो एक सिस्टम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि 15 साल तक यूनियन की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश भी हो सकती है हिंदी के साथ साथ, तो 15 साल तक था। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी कहा था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उसको इनडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं कि इंग्लिश जो है ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है। तो इसमें हम देखेंगे हिंदी इज़ द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या सिर्फ हिंदी ही ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की? नो, द यूनियन गवर्नमेंट कैन यूज इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पज ओनली फॉर 15 ईयर्स। इनकरेक्ट, English is the official language of the Union of India and the use of Hindi is mandatory. Both English, this is also incorrect. English official language नहीं है Union की. The use of Hindi is mandatory. Both Hindi and English are official languages of the Union, and the use of English continues indefinitely. ये करेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, और इंग्लिश जो है इनडेफिनेट पीरियड के लिए कंटिन्यू की गई है। ओके, तो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है जब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन। अब यहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमें कौन से आर्टिकल में पता चलती है? ये हमें पता चलती है आर्टिकल 123 बताता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एंड दिस पावर कब बना सकते हैं ऑर्डिनेंस? व्हेन वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट is not in session, ओके, या फिर recess of parliament तब बना सकते हैं। ओके, parliament is not in session and the president believes that immediate action is needed. There is an emergency under Article 352. The parliament has been dissolved. The Council of Ministers advises the president to do so only during the monsoon session. Incorrect. अब इसका आंसर आप मुझे बताओगे, मैंने अभी आपको बताया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। मैंने बताया ना कि जब एक हाउस पार्लियामेंट में सेशन में ना हो, प्रेसिडेंट अब ऑर्डिनेंस, क्योंकि लॉ कब बनती है? लॉ जब बनती है जब दोनों हाउसेस से बिल पास हो जाता है, दोनों हाउसेस सेशन में होते हैं, तब कोई भी बिल या लॉ बनती है। अगर प्रेसिडेंट अगर लॉ बनानी है या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की, वो कब होगी? जब एक हाउस सेशन में नहीं है। ओके, सो ऑर्डिनेंस की जो पावर होती है, ऑर्डिनेंस
कि जो लॉ बनाई जाएगी, जो भी लॉ बनाई जाएगी इज सिमिलर टू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जैसा ही वो होगा, लेकिन वो टेम्परेरी नेचर के लिए होगी। ऑर्डिनेंस क्या होता है? टेम्परेरी पीरियड के लिए होती है, टेम्परेरी पीरियड के लिए। ओके, एंड दिस इज नॉट पैरेलल पावर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट जब सेशन में है, दोनों हाउसेस सेशन में हैं, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट नहीं कर सकते, तब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उनके पास नहीं है। जब कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है, तब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। पैरेलल पावर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, मतलब कि दोनों सेशन भी दोनों हाउसेस भी सेशन में हैं और प्रेसिडेंट भी अपने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर रहे हैं, तो वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएंगे? नल एंड वॉइड, वो ऑर्डिनेंस नहीं कहलाए जाएंगे। ओके, तो पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड द प्रेसिडेंट बिलीव्स दैट इमीडिएट एक्शन इज नीडेड। यस, दिस इज करेक्ट। पार्लियामेंट हैज बीन डिसॉल्व्ड, पार्लियामेंट हैज बीन डिसॉल्व्ड। पार्लियामेंट को लग रहा है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, प्रेसिडेंट को लग रहा है पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, प्रेसिडेंट को इमीडिएट एक्शन लेना है, तब वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हमसे पूछा है कि इसमें से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो अभी हमने पढ़ा है वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। एन ऑर्डिनेंस हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक अध्यादेश का बल और प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है। दूसरा कह रहा है ऑर्डिनेंसेस आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अध्यादेश संसद की मंजूरी के अधीन है। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द लोकसभा इज इन सेशन। राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब लोकसभा सत्र चल रहा हो। एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अध्यादेश संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। अब हमें इसमें से इनकरेक्ट बताना है, गलत ऑप्शन कौन सा है, इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है वो बताना है हमें। तो देखो, ये तो करेक्ट है क्योंकि ये कह रहा है कि ऑर्डिनेंस हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट जारी करते हैं उसका सेम फोर्स एंड सेम इफेक्ट होता है, लेकिन वो टेम्परेरी नेचर के होते हैं। ऑर्डिनेंस आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। यस, पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी है ऑर्डिनेंस के लिए। एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू संविधान को नहीं बदल सकते। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द लोकसभा इज इन सेशन। प्रेसिडेंट प्रोमलगेट, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन लोकसभा इज इन सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की निम्नलिखित में से किस शक्ति का प्रयोग केवल राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है? Which of the following powers of the governor is exercised only on the advice of council of ministers of the state? अब हमसे पूछा है कि प्रेसिडेंट गवर्नर की जो पावर है, कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही एक्सरसाइज कर सकता है। आप इस स्टेटमेंट को, इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी और इसको कोशिश करो सॉल्व करने की। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट सॉरी, पावर टू समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, पावर टू अपॉइंट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, पावर टू डिसमिस द चीफ मिनिस्टर एंड पावर टू वीटो अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। विधानसभा को बुलाने और भंग करने की शक्ति, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की शक्ति, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को वीटो करने की शक्ति। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? अपने आंसर्स मार्क करिए।
अब जो गवर्नर है ना, गवर्नर क्या है? गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। अब गवर्नर जो है, इनकी पावर भी प्रेसिडेंट की तरह ही होती है, प्रेसिडेंट की तरह ही ये पोजीशन नॉमिनल हेड कहलाए जाते हैं, ठीक है। ही इज ऑल्सो द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, ओके। अब प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास एक पावर होती है, कौन सी पावर है? कि पावर टू अपॉइंट जजेस। यहाँ पे इन्हें पावर, जब वो जजेस को अपॉइंट करते हैं तब उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की जरूरत नहीं होती है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। पावर टू डिसमिस द चीफ मिनिस्टर, इसमें भी प्रेसिडेंट को, गवर्नर को जरूरत नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। पावर टू वीटो अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई बिल भेज रहे हैं और उनके पास ये वीटो पावर है कि वो बिल को पेंडिंग कर सकते हैं, बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, बिल को अमेंड कर सकते हैं, ये गवर्नर की पावर है। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई रोल नहीं होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रोल कब आता है? जब वो जब हाउस को समन कर रहे हैं या डिसॉल्व कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, पावर टू समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत निम्नलिखित में से किस अदालत को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने के अधिकार है? अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, which of the following courts have the authority to issue writs for the enforcement of fundamental rights? अब आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 बताता है कि आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मतलब क्या है कि आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 32 क्या कह रहा है कि आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। मतलब कि आपके पास अधिकार है कि आपके अगर बाकी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप इस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपना न्याय मांगने के लिए, अपने लिए जस्टिस मांगने के लिए, ओके। तो ये आर्टिकल क्या है? इस आर्टिकल की, अगर ये आर्टिकल नहीं होता, अगर आपको ये पावर नहीं होती, तो बाकी के आर्टिकल्स का तो कोई मतलब, कोई एम ही नहीं है, बेसलेस आर्टिकल हो जाते वो। तो इस आर्टिकल ने बाकी आर्टिकल्स को भी पावर दी, बाकी फंडामेंटल राइट्स को भी पावर दी, ओके। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रिट्स इशू कर सकता है। और हाई कोर्ट्स कौन से उसमें कर सकता है आर्टिकल में? आर्टिकल 226 के अंडर में हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है फॉर फंडामेंटल राइट्स और फॉर एनी अदर पर्पस। जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो सिर्फ उनके लिए ही कर सकता है, किसी और पर्पस के लिए भी रिट्स इशू कर सकते हैं हाई कोर्ट्स के पास ज़्यादा पावर होती है रिट्स इशू करने में, उनके पास एक वाइडर जुरिस्डिक्शन है। बट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तभी रिट्स इशू कर सकते हैं, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ओनली, हाई कोर्ट्स ओनली, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ओनली, ए। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार किस स्थिति में मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित कर सकती है? इन विच सिचुएशन कैन द गवर्नमेंट लिमिट और सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स जो हैं कौन सी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सस्पेंड कर सकती है या लिमिट कर सकती है। कौन सी सिचुएशन, इसमें से बताना है। ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस, ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है और आप लोग मार्क करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है और ये ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में बहुत पूछते हैं।
या अदर स्टेट पीसीएस में। चलिए बताइए इसका आंसर। आर्थिक संकट के दौरान, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के दौरान, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा के दौरान, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान। ओके, तो आर्टिकल 352 के दौरान मतलब कि नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी हमें कौन से आर्टिकल में पता चलती है? आर्टिकल 352। ओके, तो जब नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन होती है हमारी कंट्री में, तब हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लिमिट कर दिए जाते हैं। ओके, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे ये नहीं होता है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे भी नहीं होगा, और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी दी हुई है। कौन कौन सी इमरजेंसी है? एक तो नेशनल इमरजेंसी है, दूसरी है प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, अंडर आर्टिकल 356। तो प्रेसिडेंट रूल को हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। और तीसरे टाइप की इमरजेंसी कौन सी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में आती है। अब हमारी 3 तरह की इमरजेंसी है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स कौन सी इमरजेंसी में जब लगेगी, जब कब लिमिट किए जाएंगे? जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी। बाकी की 2 इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी आज की। हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आज की क्लास हम ओवर करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। और अगेन मैंने कमेंट्स रिसीव किए हैं, नैना ने कमेंट फिर से अच्छे से नैना ने क्लास करी है, और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, बताइए मुझे क्वेश्चंस, आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है। ओके, इसमें आपका ही बेनिफिट है। चलिए आज की क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।